जाहिद साहब देखें, डिप्लोमेटिकली भी इंडिया को जनाब यहाँ पे सुबकी उठानी पड़ी और इंडिया जो है बड़ी बुरे हालात में है। एक तो मिलिटरीली हमने उनको बीट किया और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमने डिप्लोमेटिकली भी उनका एक डिज़ास्टर सामने लेके आए। उनका जो वो समझते थे इंडिया के जनाब हमारे जो लोग हैं दे आर प्लेस्ड एट द राइट स्पॉट्स ऑल ओवर, ठीक है, तो वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर भी हुआ इंडिया का। एंड सो मच सो कि 70% बिजली जो थी वो इंडिया की बंद होगी इस 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में, और वो भी मिन्नतें करते रहे और वो हमें ही मिन्नतें करते रहे। वो दुनिया को नहीं की इस बार उन्होंने कि बिजली बहाली के बारे में, उन्होंने पाकिस्तान की मिन्नतें की कि जनाब 70% हमारी बिजली जो है बंद है, वो मेहरबानी करके थोड़ी जी खोल दो। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं इंडिया कहाँ खड़ा है? उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगी, अब चाइना के पास जाके उसके पाँव पकड़े और अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे बॉर्डर के हों चाहे लद्दाख के हों, उनको सॉर्ट आउट करे, क्योंकि वहाँ से बाकी दुनिया से तो उसको ना होगी। ऐसा ही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो राना साहब बहुत शुक्रिया फॉर द इनवाइट, और एवीएम साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे कमेंट करूं, आई थिंक पहले तो हम सलाम पेश करते हैं शुहदाए पाकिस्तान को आज के दिन की मुनासबत से, और 12 रबीउल अव्वल का भी दिन है, तो आज रहमतों का ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो वॉर हिस्ट्री कह लें या जो डिफाइंस की जो हिस्ट्री है, जो हुसैनियत की हिस्ट्री है, वो इन शहीदों के लहू से सींची गई है। तो जब शहीदों का लहू ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन पे बहे तो फिर उस स्टेट ने रहना ही रहना है और उसने आगे जाना ही जाना है। तो दिस इज़ दी स्पिरिट जो 65 से लेकर अभी बुनियानुल मरसूस तक अगर हम बात करें, शुरू से भी पहले भी शुहदाए कश्मीर भी इसमें शामिल हैं हमारे लोग। तो जब पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई चीज़ आई है तो पाकिस्तान एज अ नेशन निकला है। कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारे कबायली लोगों ने जिस तरीके से, वो लोग आज भूलने वाले नहीं हैं, जो हमारे हुर्रियत के लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, जो हमारे कश्मीर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो बहुत बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की दास्तान है। एंड इवन वी आर आज के दिन भी वी आर लिविंग इन द स्पिरिट ऑफ 1965 जो डिफाइंस और डिफेंस से निकली है। बुनियानुल मरसूस उसी की झलक है। तो कहने का मकसद ये कि ये हमारा एक कौम का एक असासा है, ये स्पिरिट। इट हैज़ टू बी गार्डेड, इट हैज़ टू बी टेकन फॉरवर्ड, इट हैज़ टू बी, ये रिक्वायर्ड है। हमारी स्टेट की एक जो वो कहते हैं ना कि एक जो एसेंस है और कोर है, उसके अंदर स्पिरिट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जिस तरीके का दुश्मन आया जिसके अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं, इट्स अ सीरियस एनिमी, क्योंकि साइकोलॉजिकल मेंटल बहुत सारी डोमेन्स है जिसमें हमने काम करना है। अभी मैं सवाल की तरफ आता हूँ, इंडिया ने क्या, मेरा ख्याल में इंडिया ने अपनी कब्र खोदने का, मैंने फर्स्ट टाइम इतना स्ट्रेटेजिक थॉट वाला मुल्क देखा है जो अपने लिए कुआं खोद रहा था, और इस तरह का मुल्क देखा है जिसने अपने ह्यूबरिस्टिक अप्रोच के साथ अपने आप को एक पोर्ट्रे किया। और वो कहते हैं ना, वो था तो गीदड़, लेकिन शीशे में जब तस्वीर देखता था तो अपने आप को शेर समझना शुरू हो गया, और उसी माइंडसेट में गया। उनके बयानात देख लीजिए जो पाकिस्तान के बारे में थे कि अब तो हमने कब्जा करना है उस कश्मीर पे जो पाकिस्तान के पास है, वरना बाकी तो पाकिस्तान डजंट मैटर। ये उनके प्राइम मिनिस्टर के देख लें, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देख लें, जयशंकर को देख लें, हर कोई उसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी माइंड के सेट के साथ दुनिया भी इसी, वेस्ट भी और अमेरिका भी, इंक्लूडिंग अमेरिका, वो इसी में बह गया कि ये जो कह रहा है ये सही है, और ये पाकिस्तान के, वो कहते हैं ना, कांटे को तो साइड पे करो ना, इसको तो निकालो। दैट्स वाई दे लॉन्च्ड, और ऑफ कोर्स देयर इज अ कंप्लीट रेड सिंडिकेट। फिर जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन हो रही थी, इजरायली कनेक्शंस आते हैं, उन्होंने जो ईरान में एप्लीकेशन, तो उसका पूरा, और ये मिडिल ईस्ट की एप्लीकेशन का फ़ायदा उठाते इसको भी इंकरेज किया कि दिस इज़ दी टाइम टू डू इट। उसे नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक होल में जा रहा है। वो एम्बेरसमेंट जो हाउडी मूडी से शुरू होके जफियाँ जो उनकी और आपकी दोस्ती के आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरीके से वो हाथ मिलाते हैं, जी जी जी, तो वो उस पर, मैं आपको बात नहीं कर रही दूँ इस पर, तो वो उस पर मोदी साहब की अभी जो जेस्चरिंग पोस्चरिंग हो गया, दैट रिफ्लेक्ट्स दी वेरी स्टेट ऑफ दिस इंडिया, कि ये इंडिया अब है क्या। ऑल शरेड निकला, सब झूठ निकला, नैरेटिव झूठ पे, अपने लोगों के खून से उसने दास्तान संदूर लिखी, एक फिल्म चलाई जो पूरी तरह पिट गई है बॉक्स ऑफिस पे, और जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कौम की मदद से, हमारी आर्म फोर्सेस की वजह से जो फिल्म आई है ना, ऑपरेशन कलंक का टीका जो उसके लिए बनी है, तो हिट हुई है, और इंशाल्लाह आगे भी ये बेहतर रहेगी। बट हैविंग सेड दैट, सीरियस जॉब इज़ देयर। पाकिस्तान के लिए डेस्क इज़ वेरी वेरी सीरियस, हर डेस्क सीरियस है, हमने इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि आगे खतरात अब बढ़ेंगे। वी आर ऑल सेट, हम फिर भी तैयार हैं इंशाल्लाह, और हर वक्त तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ, डिटेल में मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं सारे कार्ड्स तो शो नहीं करूँगा वहाँ पे जो लोग बैठे हुए इंडिया में उनको, लेकिन एक चीज़ आप बोलने नहीं देते ना, जो मैं आप संदूर की बात करते हैं तो ठीक है, कुछ कमियां रह गई। मुझे बताइएगा LOC पे क्या हुआ? LOC पे तो बिल्कुल होते लगता सी जिस तरह, देखिए राना साहब, ऐसे लगता था कि सफेद झंडे, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब झंडे तो नहीं होंगे उनके पास, कुछ और ही होगा, लेकिन एनीवे
पाकिस्तान इतना ज़्यादा विक्टिम हुआ इस इंडियन एप्लीकेशन का ख़ास तौर पे, और ये वो बच्चे हैं जो कश्मीर के बॉर्डर्स पे, ये वो यंगस्टर्स और वो जवान तैनात हैं जो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इस इंडिया का दूसरा चेहरा देख के गए हुए हैं। तो दे हैड अ लॉट टू सेटल। ऐसे लगता था कि ये इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट बने, और अब भी हमारे यंगस्टर्स जो हैं, इंक्लूडिंग आर एयरफोर्स पायलट्स, नेवल हमने ऑफिसर्स से भी देखा, इधर भी हमने देखा, आर्मी के अंदर भी यंगस्टर्स कहते हैं कि हमें रोकते क्यों हैं आप। इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का, चाहे वो जिस भी सर्विस से हो, उनका सबसे बड़ा डायलामा ये हुआ है कि वो यंगस्टर्स अब रुक नहीं रह पा रहे, वो ईगर हैं टू फाइट इट आउट, क्योंकि प्रोटेक्टेड परपेचुअल स्टेट में आप ये बच्चे, ये लोग रह रहे हैं। रोज़ाना अपने दोस्त की किसी की शहादत हो रही है, अपने जवान की शहादत हो रही है, और जिस यूनिफॉर्म के ऊपर आपके दोस्त के भाई के अंडर कमांड के खून के छींटे लग जाएं, तो राना साहब उस सोल्जर का मेकअप इज डिफरेंट। बिल्कुल सही। ये मोटिवेशन नहीं है, प्रैक्टिकली पीपल आर फीलिंग दिस पेन और वो दे वांट टू सेटल दिस स्कोर। मैं कोई रिटोरिक नहीं कर रहा, वॉर में का हक में नहीं हूं। मैंने कुछ देखे क्लिप जरा साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, अब मैं तो 3 दिन पहले कैप्टन उजैर शहीद के वालिद थे, मेजर शेर, उनके साथ बैठा हुआ था, मेजर रिजवान के वालिद और वालदा के साथ बैठा हुआ था, और उजैर लिखता है, कैप्टन उजैर अपनी शहादत से पहले लिखता है कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा, और ये शहादत से 1-2 दिन पहले की बात है, अपनी डायरी में लिखा हुआ है, आई शो यू दैट डायरी। उसमें लिखता है कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहूंगा कि आके मेरी माँ से ज़रूर मिले, ताकि उनको महसूस हो कि एक माँ किस दर्द से गुजरती है जब उसका बेटा शहीद हो जाता है। वो कहना ये चाह रहा है कि इस हैव बिलीफ इन योर आर्म फोर्सेज, अपना जो है। तो इस किस्म की मोटिवेशनल चीज़ें जो बच्चे देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, दे वांट टू डिलीवर, वो लड़ना चाह रहे हैं। तो वो जो आपने बात की, तो कश्मीर के अंदर भी ये हुआ कि इन्होंने जो आउट ऑफ, मतलब है, एक बॉक्स से बाहर जाके लड़े हैं ये, इतना कि वो दैट वाज ऑल द पोस्ट, इंडियन पोस्ट शॉक में चली गई, इंक्लूडिंग ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर, एंड दे वांटेड टू कैरी ऑन विद दिस। वो कहते थे कि यार अब रोज रोज की वो जो कहते हैं ना चख चख से, लेट्स नॉट टॉक मिलिट्री, लेकिन चख चख से ज्यादा बेहतर है कि एक दफा मौका। तो दिस इज द मोटिवेशन। आपने प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में, परपेचुअल स्टेट में लोगों को रखो, ये बैटल हार्डन मिलिट्री है। ये बच्चे जो है, ये हम लोग जब फौज में गए थे जी, तो एक क्वार्टर गार्ड के ऊपर में भी या कहीं एक आध वेपन हुआ करता था, जहां पे वेपन या इंपॉर्टेंट चीज होती, बाकी वो डंडा गार्ड टाइप की होती थी। अब तो इनका सोना, ओढ़ना, बिछोड़ना जो है ना, वो सारा वेपन्स, और उसके साथ हर वक्त 24/7। तो दिस इज अ बैटल हार्डन मिलिट्री। उनको जब मिलिट्री को एक ग्राउंड मिलता है टू प्रूव देयर मेटल, तो वो करते हैं जी, और यही हुआ। तो व्हाइट फ्लैग्स ऑल ओवर। और जो आप दूसरी बात कर रहे थे, जब ग्राउंड फोर्सेस तो कर रही होती है, लेकिन अगर आप एयर से गायब हो जाते हैं तो वही होता है जो ईरान में हुआ। तो पाकिस्तान ने तो उनकी एयर, द इंडियन एयर वाज नॉट देयर, तो पाकिस्तान कुड हैव डन इट मच मोर। लेकिन दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 न्यूक्लियर कंट्रीज। 2 अरब लोगों को इस रीजन के शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत का, कि उन्होंने एस्केलेशन का कंट्रोल अपने पास रखा हुआ था, वरना नक्शा आज कुछ और होता है यहाँ का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दिल साहब, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट होती है, और हमने बड़े सेंसिबली काम किए, और हमने सेंस प्रिवेल्ड ऑन आवर एंड। दैट्स व्हाई तो पाकिस्तान को नेचुरल स्टेबलाइजर कहते हैं ना, नेचुरल स्टेबलाइजर, स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। वो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो पॉपुलर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, उनसे एड्रेस करना चाह रहा है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि कश्मीर को भूल जाएं, ये कहता है जी इससे करे ताकि लोगों की, अवाम की भलाई हो। आप 2 न्यूक्लियर कंट्रीज, इट्स नॉट हुतूस या टूटसीज तो नहीं लड़ रहे रवांडा और कांगो के ना, ये 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। अगर अक्रॉस अवेयरनेस नहीं है, वॉर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्ट्रेटेजिक माइंड नहीं है, और उन्होंने फ्रिक्शन को और वॉर को ही अपनी पॉलिटिक्स में करना है, अगर आप बिहार का और गुजरात का और ये इलेक्शन इसी वॉर पे लड़ने हैं, न्यूक्लियर का कंट्रोल आपने टेररिस्ट के हाथ में देना है। अभी कल परसों उन्होंने एक ड्रामा लगाया था जी कि 14 सुसाइड बॉम्बर्स, पाकिस्तान इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी है ड्रामे से पहले वाली,